ओके, सो 0 0 0 0 1 एंड 0 0 0 1। चलो। um अच्छा जी, ये क्वेश्चन अली से करवाते हैं। अली प्लीज रीड द क्वेश्चन अली। अली कहाँ हो? ये सर आ गया वो। लोड हो रहा था। A sky a skydiver jumps out of a hot air balloon which is 4,000 meters above the ground. At time equals to 30 seconds, she opens her parachute. Figure 1.5 speed time graph of a free fall. Label with the letter X on the point of the graph where the skydiver open her parachute. ओके, हाँ जी। अगर पैराशूट नहीं खुला तो बिरयानी पक्की है ना? Yes. और अगर खुल गया तो फिर बता दो कौन से पॉइंट पे लग रहा है, एक्स पॉइंट। तो फिर जहाँ पे डिक्रीज होगी स्पीड वहां पे मतलब खुल गया पैराशूट। यहाँ पे बेसिकली खुल गया है ना, यस। एट दिस पॉइंट, क्योंकि इसके बाद जो है वो एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ रहा है ड्यू टू द रेजिस्टिव इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ओके, अच्छा जी, चलो आगे आ जाइए। Label with letters Y and Z were the two parts of the graph where his skydriver falls at terminal velocity. हम्म। क्या बोलोगे? जब वो जहाँ पे वो ये स्ट्रेट होगी लाइन, मतलब सर ये वाला एक्स वाली जो लाइन है, यस। हम्म। और ये यहाँ पे आ जाओ, निकल सही हो गया, परफेक्ट है। और describe in terms of force acting on the skydiver and her motion between the leaving of the balloon and opening her parachute. ओके। फोर्सेस सर एक तो वेट वाली लगेगी ओके, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि वो नीचे की तरफ आ है। ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट एक ही चीज़ है, ये आपको पता है ना? ये कुछ भी दिक्कत है। और ओके। सर रेजिस्टेंस भी तो होगी। ये रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस होगी, वेरी गुड, हो गया, सही हो गया। और क्या, और कोई फोर्स आपके जहन में? और ये रेजिस्टेंस हो गई। तो यही दो लगेंगे, एक ऊपर लगेगी वो दूसरी सही वाली हो गया, नीचे। गुड है। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस इन एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट, इनमें से कोई भी फोर्स कांस्टेंट होगी या चेंज होगी आपके ख्याल में, कोई आइडिया? वेट वेट वाली तो नहीं होगी क्योंकि वेट तो सेम ही होगा, फिर ओके। वो एयर रेजिस्टेंस वाली अपोजिट लगेगी बंदे की मोशन के। ओके, और गुड हो गया, गुड हो गया, सही है। अच्छा जी, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस तरह का, ये इन्होंने अभी एक दफ़ा पूछा है पहली दफ़ा, लेकिन ये जो है ना, ये तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो दोबारा से तुमसे पूछ सकते हैं, राइट? तो इसकी तुम्हें एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए अच्छी तरीके से। ओके, सो आ जाओ लिख लेते हैं इसको ज़रा ना। अगर अपने पास तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक्सीलरेशन वाले कॉन्सेप्ट वीक से, तो तुम अपने पास ना लिख भी सकते हो, सही। देखो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है ओपनिंग हर पैराशूट, मतलब हमें जो ग्राफ एक्सप्लेन करना है वो एक्स तक करना है एक्सप्लेन, सही है। सो हमने कहा कि भाई, सो एज ही फॉल्स, ओके, वेट वेट एक्स डाउनवर्ड डाउनवर्ड एट डाउनवर्ड ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, सही है, विच मीन कांस्टेंट वैल्यू, while the resistive force will be zero um, at t equals to zero, ओके, क्योंकि उस पर वेलोसिटी जीरो है, राइट? अच्छा जनाब, बट जैसे ही वो नीचे आएगा, सही है, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। एज ही डिसेंड्स डाउनवर्ड डाउनवर्ड his velocity increases, okay, increases, okay, which increase which increase
तुम्हें पता है कि जो रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. इफ यू हैव अ ग्रेटर वेलोसिटी, इफ यू आर मूविंग विद अ ग्रेटर वेलोसिटी, द रेजिस्टिव फोर्स विल बी हायर ऑन यू, राइट? यस, वो स्पीड सो होगी. गुड हो गया. ये सो आपने कहा कि भाई वेलोसिटी इंक्रीजेस विच इंक्रीज द रेजिस्टिव फोर्स. रेजिस्टिव फोर्स, राइट? अच्छा जनाब. अच्छा, जब उसकी रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज होगी, तुम्हें पता है, लेट्स से दिस इज द बंदा, दिस इज द मैन दैट्स फॉलिंग, राइट? ये उसका वेट है, राइट? वेट. एंड जो रेजिस्टिव फोर्स है दैट्स बेसिकली इंक्रीजिंग, राइट? एंड इट विल इंक्रीज एंड बिकम इक्वल टू द वेट, राइट? है ना? यस. सो द रेजिस्टिव फोर्स increases, okay, which increase the resistive force and become equal and opposite to the resultant force. सही हो गया. जब रेजिस्टिव फोर्स विच इज एन अपवर्ड फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स विच इज अ डाउनवर्ड फोर्स, लेट्स से वेट जो है ना 10 न्यूटन का है, सही? और रेजिस्टिव फोर्स भी 10 न्यूटन की अपवर्ड एक्ट कर रही है, राइट? तो अब रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो. सही हो गया. जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई, सही है. अच्छा जी. इक्वल टू द अपोजिट फोर्स. अच्छा, रेजिस्टिव फोर्स एंड बिकम इक्वल एंड अपोजिट टू द, आई गलत हो गया. वेट increases which increase the resistive force and become equal and opposite to the weight, sorry, opposite to the weight, okay? So resultant force will be zero. Resultant force will be zero. और तुम्हें पता है कि जिस मोमेंट पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे डिसेंड करेगा, राइट? सो ई मूव विद टर्मिनल वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी होगी क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स बराबर हो गई हैं. वो जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. ओके, आगे आ जाइए प्लीज. Calculate the average speed of the skydiver in the first 4 seconds. तो average speed की total distance और total time देखो. गुड हो गया. और डिस्टेंस कहाँ से लाओगे भाई? एरिया अंडर ग्राफ लेंगे वेरी इसमें. गुड है, वेरी गुड है. सही हो गया. तो आपने कहा कि भाई. टाइम तो 4 हो जाएगा, डिस्टेंस के लिए वो ट्रायंगल बन रही है हम्म. तो वो लगाएंगे. तो ये तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपने कहा कि एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया. यस. सही. 1/2 इंटू बेस आपके पास है 4 सेकेंड, इंटू हाइट आपके पास आई थिंक 40 दे रहा था, 40 दिया हुआ है. सही है. सो 80 आ रहा है. सही हो गया. 80 आ गया टोटल डिस्टेंस, राइट? आपको अच्छा डिवाइड बाय जी. 4 करेंगे तो स्पीड फोर आएगी. डिवाइड कर दिया आपने. सही है. अच्छा जी. 20 आएगा. सो आपने लिखा 20 एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम. ऑल्दो इतना तुम्हें नहीं शो करना होता, मैं सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए शो कर रहा होता हूँ, राइट? सही है. 80 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू 20 20. मीटर्स पर सेकेंड. ओके. चलो गुड हो गया. आगे आ जाओ. अच्छा जी. मलिया ब्रो, क्वेश्चन रीड कर सकती हो प्लीज? Define the moment of force about a point. ओके, क्या डिफाइन करोगी? Product of force and distance. बस? नो अदर थिंग ब्रो. बस इतना काफी हो जाएगा. सर एक मार्क का है तो है? अरे यार नहीं. अच्छा. ओके. फाइन. अच्छा चलो, मैं कंफ्यूज करता हूँ, पहले एक दो बच्चों से और पूछ दो. ईमान, ईमान आप क्या बताओगी? ईमान, डेफिनेशन क्या बताओगी? यस ईमान. ईमान को एक. अच्छा जी. ईमान आई थिंक टाइप करी होगी, मेरे ख्याल से उनसे बोला नहीं जा रहा होगा. अच्छा नूर, आप क्या डेफिनेशन बताती हो? यस. अब यार कुछ बोल भी दो यार, तुम लोग कोई टाइप मत करो यार, कुछ मैं सुनने के लिए, मुझे सुनना है. कोई और है बताने वाला? और किससे पूछें? अली, आप भाई, अली के नहीं, एक मिनट, अली से नहीं पूछेंगे, पहले रोहान से पूछेंगे. रोहान, आप क्या बता सकते हो उसकी डेफिनेशन? यस. नोबडी नोस. ऐसा मत करो यार. सर वही है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अच्छा ऐसा बोल रहे हो, ओके. और चलो, गुड है. और अली आप क्या बोलते हो? सर एफ टी मतलब फोर्स
multiplied by distance. डिस्टेंस, ओके चलो। देखो छोटा सा ना प्रॉब्लम आ रहा है। देखो याद रखो, तुम्हें तुम्हें दो चीज़ों का फॉर्मूला पता है, मलिया सुन रही हो ना मलिया? Yes, sir. आपको दो चीज़ों का फॉर्मूला पता है, एक है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्टेंस, एंड एक है मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्टेंस। फर्क क्या है दोनों में? मरिए बता सकती हो? आपने दोनों को कहा कि भाई फोर्स इंटू डिस्टेंस, फर्क कैसे पड़ेगा दोनों की डेफिनेशंस में? हाउ कैन यू मेक द डिफरेंस बिटवीन द टू डेफिनेशन? यस मलिया। एनी आइडिया, कुछ तो बोलो यार प्लीज। यस एनी आइडिया? नो आइडिया? यार कुछ भी नहीं बोल रहे यार तुम लोग। बेसिकली देखो याद रखो, जो वर्क डन वाली चीज होती है ना, वर्क डन के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होती है, और जो मूवमेंट वाली चीज होती है उसमें फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होते हैं। ओके यार एक सेकंड दो, कुछ दिमाग खराब हो रहा है। चलो खैर। सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance from a point। ओके मैं तुम लोगों ने डेफिनेशन शो करता हूँ, मार्किंग की वाले क्या एक्सपेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, और तुम्हें ना एग्जामिनर की बातें भी बताऊंगा कि एग्जामिनर तुम्हें किस किस तरह से ट्रीट कर रहा है इस डेफिनेशन पे। लुक मलिया, आर यू देयर मलिया? Yes, sir. बच्चे देखो उसने कहा है फोर्स एंड देयर इज अ कीवर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके इफ यू गाइस जस्ट राइट फोर्स एंड द डिस्टेंस यू वोंट गेट दिस मार्क फॉर द डेफिनेशन। ओके be very careful because force and the distance is basically in common with the work done and the moment, right? So the thing that make it that differentiate it is the perpendicular nature of the distance. Is that clear? सही हो गया ना? तो मैं एग्जामिनर रिपोर्ट दिखा दूँ कि एग्जामिनर ने क्या लिखा है। दिस इज जनरली वेल आंसर्ड बट मेनी वीकर कैंडिडेट डिड नॉट स्पेसिफाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके दे आर सेइंग मेनी वीकर कैंडिडेट, तुम लोग को बी केयरफुल रहना है कि तुम लोग ने परपेंडिकुलर मेंशन करना है। ओके चलिए आगे आ जाइए प्लीज। Figure 2.1 shows a uniform rod of wood suspended from a pivot. The rod is held stationary by a horizontal force F acting as shown. The mass of the rod is 0.080 kg. Calculate. अच्छा एक मिनट ब्रो, उसने दो वर्ड इस्तेमाल, दो कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं। एक तो उसने कहा यूनिफॉर्म रॉड है, सही है, और दूसरा उसने कहा स्टेशनरी है। यूनिफॉर्म रॉड, ये जो कीवर्ड है इससे आपके जहन में क्या आया? यस मलिया। Constant. क्या चीज कांस्टेंट? मतलब uniform से basically constant. नहीं, ओके दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन वो इससे कैसे रिलेट हो रहा है? सर move नहीं हो रहा. नहीं, ओके नहीं नहीं, ये इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता इसका मतलब। और स्टेशनरी से क्या मतलब आपके जहन में आया? यस मलिया। They're stationary, like it is लाइक, not moving. अबे अपनी नो, जगह. अबे नहीं, अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा नहीं करना है, मतलब इसको इंग्लिश से फिजिक्स के अंदर डिकोड करना है आपने। समझ पा रहे हो? Yes, sir. नहीं। अच्छा सुनो 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 प्लीज प्लीज देखो, याद रखो कि यूनिफॉर्म रॉड का एक तो सिंपल सा सेंस बन रहा है जो कि इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके जहन में आ रही है, राइट? वो रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो आपको किसी कैलकुलेशन में हेल्प नहीं करने वाली। ओके सो द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूनिफॉर्म रॉड इज कि जो रॉड है उसका सेंटर ऑफ वेट या सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर में लाई कर रहा है। ओके इज दैट क्लियर मिलिया? ओके Yes, sir. सही हो गया। तो इससे आपको क्या पता चला कि भाई सेंटर ऑफ मास या वेट ले लो, क्योंकि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मोमेंट सो सेंटर ऑफ वेट आल्सो प्रोड्यूसेस द मोमेंट, राइट? सो सेंटर, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ वेट लाई कहाँ पे कर रहा है। ओके सो सेंटर ऑफ वेट एट द सेंटर, एट द सेंटर, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज,
ब्रो स्टेशनरी का मतलब ये है कि इट इज बैलेंस, मतलब कि इट इज फॉलोइंग द रिजल्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट विच मीन क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मलिया, इज दैट क्लियर? Yes, sir. द मोमेंट यू आर रीडिंग दिस क्वेश्चन स्टेशनरी आपने पढ़ा, फौरन आपके जहन में जाना चाहिए कि क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम इंग्लिश टू फिजिक्स, ओके? दिस इज द डिक्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन, ओके? क्लियर हुआ ना? सो clockwise equals to anti-clockwise, this is what is required, सही है ना? एंड एंटी क्लॉकवाइज। चलो आगे आ जाइए प्लीज, अब आ जाइए। चलो उस हिसाब से कब। Calculate the weight W of the rod. क्या फॉर्मूला? वेट इज इक्वल्स Mass टू, into gravitational potential. ओए 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 ओए, व्हाट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? नो ब्रो, मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड ना। G sir, 9.8. ओके फाइन। क्यों कंफ्यूज कर रही हो अपने आप को? डर क्यों लग रहा है? रिलैक्स हो यार। ओके, मैंने कुछ भी नहीं करना यार। अच्छा जी, प्लीज निकाल दो यार। 0.784. 0.784, क्या यूनिट लिखने? 0.78 लेने देते हैं, 2 SF के अंदर हो जाएगा। यूनिट क्या लिख लें ब्रो? यस मनाहिल, मनाहिल मिलिया, यस। कुछ तो बताओ यार, कुछ भी तुक्का लगा दो यार, कोई नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सर स्टेशनरी की वजह से भूल गई वेट। हाँ नहीं, ऐसे नहीं कह सकते आप। वेट का यूनिट सेम रहेगा, वेट का यूनिट न्यूटन ही रहेगा। अंकल न्यूटन ने बताया था यार, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, एंड जितनी भी टाइप की फोर्स है, टेंशन है, वेट है, फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, हर किसी का यूनिट न्यूटन रहता है, ओके? चलिए ओके, क्लियर हो? आगे आ जाइए प्लीज। Calculate the moment of W about the pivot. हम्म, Force into perpendicular distance. वेरी गुड, हो गया। सो मोमेंट, अच्छा इन्होंने कहा अबाउट द पिवट, पिवट इन्होंने मेंशन किया हुआ है, पिवट मेंशन किया हुआ है, ओके? ओए होए, हैवी क्वेश्चन दे दिया। फोर्स इन्होंने दी हुई है, फोर्स दी हुई है। एक मिनट, अच्छा डब्ल्यू का बोला हुआ है, सही है। सो डब्ल्यू इज एक्टिंग दैट वे, ओके? और अबाउट द पिवट कितना होगा, कितना होगा? ये तो बहुत सिंपल सा इन्होंने दे दिया है, बाय द वे, पता नहीं क्यों। द मोमेंट ऑफ डब्ल्यू अबाउट द पिवट, अच्छा सॉरी, पिवट यहाँ पे नहीं है, देखो पिवट ये रहा, ओके? पिवट ये रहा, दिस इज द पिवट, ओके? दिस इज द वेट, अच्छा जी। कैसे ले लें? वेट आपने निकाल लिया, वेट आपने निकाली है 0.78, अच्छा डिस्टेंस क्या ले लें ब्रो, डिस्टेंस क्या ले लें? 0.25. 0.45, हाँ? 45? नहीं, 0.25. क्यों ब्रो, वो तो परपेंडिकुलर नहीं है, हाँ परपेंडिकुलर है, यस। 0.25, ओके? परपेंडिकुलर, वेरी गुड। सो 0.25 इंटू 0.78, ओके? हाउ मच? फॉर्मूला लिख दो। 0.195. ओके, 0.195। सो चलो ओके, ये 0.20 भी कर सकते हो, अगर आप इसको करना चाहो तो, सही है। दिस कैन बी राउंडेड ऑफ टू 0.20, एंड मोमेंट है तो न्यूटन मीटर, ओके? आगे आ जाइए। The moment of F about the pivot. द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट द पिवट, हाँ जी, इसमें क्या करेंगे? Uh, we'll take 0.75 as the distance, perpendicular distance. गुड, एंड द फोर्स इज अननोन, सो कैसे निकालें, क्या करें फिर? कोई आइडिया? नहीं नहीं sir. ब्रो, इन्होंने कहा स्टेशनरी विच मीन क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यस? सो Yes sir. नाउ ये W है, W विल मेक इट मूव इन दिस डायरेक्शन, एंड F विल मेक इट मूव द रॉड इन दैट डायरेक्शन, राइट? क्लियर हो गया?
सो और ये बेसिकली एक दूसरे को स्टेशनरी कर देगा. सो वट एवर द मोमेंट प्रोड्यूस बाय द डब्ल्यू शुड बी द सेम एज द मोमेंट प्रोड्यूस बाय द एफ. सो डब्ल्यू का जो मोमेंट हमने निकाला 0.20, यहाँ पे भी 0.0 आ जाएगा. सही है ना? क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके. अच्छा जी, फोर्स निकाल दो प्लीज. फोर्स क्या हो जाएगी? फोर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी फोर्स? अच्छा, बाय द वे नाउ यू नो दैट के मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके. एंड मोमेंट इज 0.2. force F is unknown which is to be found and the distance of the force F is 0.75. 0.75. ओके, सो आप डिवाइड कर दो. सॉरी, 0.25 है, 75 ये आ गया. कितना आता है? 0.26. 0.26. ओके, फोर्स है, न्यूटन यूनिट हो जाएगा. ब्रो समझ में आ रहा है ना पक्का? Yes, sir. ओके, आगे आ जाइए प्लीज. The angle between the rod and the vertical is increased. State whether the force F needed to hold the rod stationary must be increased, decreased, or stay the same. Explain ओहो. your answer. ओहो, गंदा गंदा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने. ओके, बिटवीन द रॉड एंड द वर्टिकल. Between the rod and the vertical increase. Okay. Okay. So vertical and the rod increase मतलब ये जो है ना थोड़ा सा यूं आ गई रॉड इस तरह से, लाइक दिस. सही, लाइक दिस. एंड एंगल इंक्रीज हो गया. सही हो गया. सो अब जो ओके, सो अब आप, अच्छा सॉरी गलत बन गया मुझसे. एक मिनट, इसको जो है पिवट तो यही रहेगा. सही है. सो इट विल बिकम मोर लाइक हॉरिजॉन्टल ना, इस तरह से, लाइक दिस. ओके. सो अगर आप इसको बना लो यहाँ पे, सो जो सेंटर ऑफ वेट है वो अब यहाँ पे, वो इसके बजाय यहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट? सो लेट्स से सेंटर ऑफ वेट यहाँ पे आ गया. सो सेंटर ऑफ वेट का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. सही है. मलिया आप समझ रहे हो ना? Yes, sir. एंड when the distance increases, अच्छा weight remains the same, right? So अगर distance increase हो रहा है, so clockwise movement आपके पास क्या हो जाएगा? F times perpendicular distance, and if you are increasing the distance, so your clockwise movement will be greater, है ना? So जब आपका क्लॉकवाइज मोमेंट ग्रेटर हो गया है, सो टू बैलेंस आउट द होल सिस्टम योर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर. ओके. एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज बेसिकली generated from the force F. Okay. So force F should be greater in order to generate a greater anti-clockwise moment to nullify the clockwise moment in order to make the whole system stationary. Okay. Clear हुआ ना? Yes, sir. ओके जनाब. सो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है द distance from the uh, pivot to the weight increases. Okay. Which increase the um, clockwise moment. Clockwise moment. Okay. Okay. So to balance out, to balance out, to balance out the clockwise moment, anti clockwise moment should be greater, which can be achieved by greater force. Okay. ग्रेटर फोर्स. फाइन. चलो भाई, हो गया आज के जो. भैया ये टॉपिक समझ में आता है मोमेंट वाला? Yes, sir. पक्की बात है? कंफ्यूजन तो लग रही है यार मुझे. नहीं? Nice, sir. हो जाता है. अच्छा. G. देख लो बेटा, फंस जाओगे. ओके फाइन. आज अभी कौन करवाएगा? रोहान से करवा लें. चलो रोहान से करवा लेते हैं.
ओए होए, नहीं नहीं नहीं, रोहान से नहीं करवाएंगे, एक मिनट, इससे करवाएंगे, ईमान से करवाना। ईमान से रीड कर लोगी प्लीज। Kinetic energy of air passing through a wind turbine every minute is 720,000 joules. The electrical output of the turbine is 9 A and a potential difference of 240 volts. Calculate the efficiency of a wind turbine. ओके ब्रो, एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला? Total output uh, divided by input multiplied by 100. ओके सो आउटपुट, पावर आउटपुट, ये यूजफुल आउटपुट हम कह देते हैं, सही है। पावर यूजफुल आउटपुट, सही है, डिवाइडेड बाय इनपुट, सही है, इंटू 100, चलो फाइन। अच्छा जी, ईमान आप मुझे बता सकते हो कि आउटपुट और इनपुट क्या है? यस ईमान। ईमान कहाँ गई, कुछ तो बोलो यार ईमान प्लीज। नहीं यार, कुछ तो बोलो ईमान, कम ऑन। ईमान मैंने छोड़ना नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। यस कम ऑन, Um, कुछ भी बोल दो यार, कम ऑन। देखो आप सोचो कि विंड टर्बाइन है, सही है, तो इनपुट एनर्जी किस फॉर्म में आएगी उसके पास? input will be 720,000 joules. वेरी गुड, और आउटपुट? 9. 9 तो करंट है ब्रो। आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? क्लियर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का Yeah. फॉर्मूला क्या होता था? इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता था? रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर? P is equal to IV. आई वी, वेरी गुड, सही है। पावर का फॉर्मूला हो गया, और अगर हमने एनर्जी से रिलेट करना है इसको, तो एनर्जी कैसे बनाएंगे? यस, Um, आई वी टी मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देते थे हम, रिमेंबर ना? yeah, yeah. चलो, ओके, सही है। सो हमारे पास जो है पावर आ रही है 240 वोल्ट्स हैं, 9 एम्पियर का करंट है, और हमारे पास एवरी मिनट की हम बात करें, एवरी मिनट का मतलब है कि 60 सेकेंड हम ले लेते हैं, सही हो गया। ये हमारे पास आ गई एनर्जी, सही हो गया। एंड इनपुट एनर्जी दे रखी है, आउटपुट एनर्जी भी आ गई है, सही। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, सही है। सो हमारे पास जो है 7, अच्छा जी, 240 इंटू 9 इंटू 60, ओके, एंड 720,000, ओके चलो, सर, बोलिए। अगर हम यहाँ पे 720,000 जूल्स को पावर में कन्वर्ट करते और फिर आंसर निकाल तो सेम ही आंसर आता है। लेकिन लेकिन अगर आप वैसा करते, देन आपको जो है ना यहाँ पे फिर 60 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, राइट? क्योंकि ऊपर भी पावर में होना चाहिए, नीचे भी पावर में होना चाहिए, रिमेंबर ना? तो क्या आंसर बोल? सेम ही आएगा। यस बिल्कुल आएगा, ऑब्वियसली बात है। सही हो ओके। गया, चलो। कितना आता है, कितना आता है ब्रो? 0.18. हाँ कितना? 0.18. 0.18 परसेंटेज निकाला, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, सो 18% हो जाएगा। 18% क्लियर हो गया ना ब्रो? कुछ बोलो प्लीज। 18% आ गया, जी. परफेक्ट, ओके। सो ओके फाइन, चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। अच्छा जी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट मेल्टिंग, एक्सप्लेन द मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, इसके अंदर हम थोड़ा बहुत कहते हैं कि भाई एनर्जी जो है वो हमारे पास कहाँ चली जाती है, कि एनर्जी फ्रॉम द सॉलिड, या एनर्जी जो भी हम दे रहे होते हैं, दैट विल कन्वर्ट इनटू बॉन्ड ब्रेकिंग या वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड, सही है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने में चली जाती है, टेम्परेचर राइज नहीं होता। अच्छा जनाब, थर्मल एनर्जी आ गई है, मास रीडिंग, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको स्किप कर दो पूरा पार्ट, और ये भैया हैवी। आ जाओ भाई, रोहान आर यू अवेलेबल, आसपास हो? Yes, sir. ओके, आ जाओ, रीड कर लो प्लीज। Figure 6.1 shows a transverse wave produced in a string. On figure 6.1, draw label line to show a amplitude of the wave. हम्म, ब्रो Amplitude कहाँ से बना रहे हो? मतलब ये ऊपर से नीचे तक। ये पूरा ऐसा भाई? यस, ब्रो ये तो डबल द एम्पलीट्यूड हो जाएगा, नहीं? ये तो ट्वाइस द एम्पलीट्यूड हो जाएगा। मतलब थोड़ा ऊपर। थोड़ा और ऊपर, कितना ऊपर भाई?
नहीं मतलब ये जो पहले लाइन लगाई है। एक मिनट, देखो ना, देखो आपके पास जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज ऑलवेज मीन, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द मीन पोजीशन टू मैक्सिमम पोजीशन, ओके, ऐसे ही होता है ना, यस। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन यही होती है, राइट? सो ये यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, दिस इज एम्पलीट्यूड, ओके, इज दैट क्लियर ना भाई? ओके सर। ओके, चलो वेरी गुड हो गया। देखो ये पूरा होता है, दिस इज डबल द एम्पलीट्यूड, ओके, दिस इज डबल द एम्पलीट्यूड, ओके, चलिए आगे आ जाइए प्लीज। द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ओके, क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ तक लगा दूं पॉइंट? सर जो मतलब एक वेव है ना उसकी हाँ हाँ। तो ये ये जो आपने जहाँ स्ट्रिंग लिखा हुआ है यहाँ से ये लाइक स्ट्रेट लाइन मतलब अगली वेव तक। अच्छा, अगर अच्छा जो मैं मार्क कर देता हूँ कुछ पॉइंट, सही है, क्या यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, किन पॉइंट्स को कनेक्ट करूं कि मुझे जो है ना, किन इस एक कोई एक स्टार्टिंग का पॉइंट बता दो, एक एंडिंग का पॉइंट बता दो कि जो कि वन वेवलेंथ बन रही है। सर एक ये आ, 1 वन, ओके। और इसके साथ ये 5 आएगा नहीं, या वो तो पूरी 4। बनी नहीं रही क्योंकि ये तो यहाँ पे कुछ रह रहा है ना, ये वाला पोर्शन इसका। तो सर ये 9 से 7। 9 से 7 वो तो आधी वेवलेंथ बन जाएगी। 9 से 7 तो आधी वेवलेंथ, इसको कंप्लीट भी तो करना है ना। तो फिर ब्रो, आप ये तो जो है, आप ये तो जो है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइटर से बना दूँ, आप ये तो ये वाला पॉइंट ले लो, सही है ये, सही है, यस और उसके बाद ये एक वेवलेंथ हो रही है, सही है, या तो आप ये मार्क कर सकते हो, ओके, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि भाई आप जो हो, मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ, या तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप इसको यू बनाओ, सही हो गया, एंड आप जो है फिर यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो, ये दिस दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी, ओके। अच्छा, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द मैक्सिमम पॉइंट, और ये आ जाएगा इधर, एंड देन यहाँ तक, ओके, एंड देन इधर तक, दिस इज द थर्ड पॉसिबिलिटी, ओके, क्लियर हुआ? ओके सो ओके सर ये तीन पॉसिबिलिटी है, राइट? तो आप कोई भी दे दो, समझ रहे हो ना? ओके। सही है, सो अच्छा जी, एक मिनट, मैं सिर्फ एक ही को रखना चाह रहा हूँ, एंड दैट इज दिस वन, सो ताकि तुम्हें समझ में आ सके, चलो आगे आ जाओ। Label the trough with the letter D. ओके, ट्रफ क्या होता है? सर मैक्सिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट? मैक्सिमम। मैक्सिमम तो क्रस्ट गिरा था ब्रो। ये ऊपर वाला क्रस्ट नीचे वाला ये हाँ सर जी, नीचे वाला। जी, गुड हो गया, गुड हो गया, वेरी गुड हो गया, आगे आ जाइए। A person vibrates on end of the string vertical to produce the wave. He makes 15 complete oscillation in 60 seconds. Show the speed of the wave in 2 minute per second. ओके, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके फाइन। तो पहले तो एक का फाइंड करेंगे। सही है, तो तो वो 15 ऑसिलेशन जो है उन्होंने बताया, 15 ऑसिलेशन जो है, यस अब वो हमारे पास आ रही है 60 सेकंड के अंदर, सही है, यस। 60 सेकंड के। अब तो अब ये तो एक आप जीरो एक, पॉइंट टू फाइव में आ रही है। एक ऑसिलेशन, राइट, एक ऑसिलेशन यस 0 पॉइंट, डू डू 5। ओके, अच्छा जी, तो फिर जीरो इसके पॉइंट बाद टू वो फाइव क्यों हो जाएगा, 4 नहीं आना चाहिए? 15 डिवाइड बाय 60 करेंगे ना। है, पक्की बात है? 60 डिवाइड बाई 15 नहीं करो, सर 60 क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ करोगे। 60 से क्यों करेंगे। देखो 15 ऑसिलेशन है 60 सेकंड के अंदर, राइट? यस सही है, अब देखो आप दो चीजें निकाल रहे हो, सही है, या तो आप ये निकाल लो कि भाई एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ओके। ये तो आप ये निकाल लो कि एक ऑसिलेशन कितने सेकंड के अंदर हो रही है, दैट इज टाइम पीरियड, ओके, आपकी मर्जी, आप क्या निकालना चाह रहे हो, सो व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड? सर पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लें। चलो, अगर फ्रीक्वेंसी अगर आप कह रहे हो, दिस मीन्स कि भाई हमारे पास एक सेकंड के अंदर जितनी भी ऑसिलेशन होंगी, दैट इज कंसिडर्ड एज अ फ्रीक्वेंसी, ओके। यस सो आपने कहा कि भाई फिर आपके पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 0.24, ओके।
2.5 do सॉरी, 5. Yeah. 2.5 ओके। v इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगा दिया। Yes. ओके एंड शो दैट द स्पीड, अच्छा जी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, वेवलेंथ कहाँ से लाएं, ये आ गया, अच्छा Wavelength जी। हाँ, इन 60 सेकेंड्स ओके। वेवलेंथ कहाँ से लाएं भाई, वेवलेंथ की क्या सेटिंग बन सकती है। frequency given है और एक स्पीड, ऑसिलेशन नहीं स्पीड, अच्छा वेवलेंथ अगर क्या से वो मेजर लग करने। सकता स्पीड इज इक्वल टू एफ लेमडा। वो तो तो लगेगा, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगेगा, लेकिन वेवलेंथ कहाँ से लाओगे। सर स्पीड ये गिवन नहीं है, द सो द स्पीड ऑफ वेव इज 2। शो दैट द स्पीड ऑफ द वेव इज टू ना, सो इसका अच्छा, मतलब है कि यू ये हैव टू मतलब शो, राइट, यू कैन ये नॉट यूज बताना। दिस, राइट। ओके। सो अच्छा जी, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, वैसे उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग इज शोन। अच्छा ओके, उसने कहा है कि भाई ये फुल साइज डायग्राम बनी हुई है, विच मींस कि यू कैन टेक द मेजरमेंट ऑफ वन वेवलेंथ फ्रॉम द मीटर रूल, ओके, यूजिंग द मीटर रूल, समझ रहे हैं ना भाई। ओके। सही हो गया। सो अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो है ना, दिस इज वन वेवलेंथ, ये एक वेवलेंथ आ रही है, सही, दिस इज वन वेवलेंथ ओके। सो यस। ये जीरो से शुरू होकर 8 सेंटीमीटर तक जा रही है, समझ रहे हो ना। सो ये हो गया। देखो यहाँ पे भी यस। तुम्हें केयरफुल रहना है, अगर जो तुम्हारे पास ये यहाँ पे लिखा होता है अक्सर दफा के स्केल डायग्राम नहीं है, सही है, तो फिर तो तुम वेवलेंथ यहाँ से नहीं ले सकते थे, राइट, लेकिन उन्होंने कहा फुल साइज स्केल डायग्राम है तो आप ओके। यहाँ से ले सकते हो, सही, 8 सेंटीमीटर आ रही है, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू, अच्छा जी, 0.08 0.0। इंटू यस। 0.25। 0.25। अच्छा बाय द वे इन्होंने सेंटीमीटर के अंदर ही मांगा है, तो हम कन्वर्ट मत नहीं करते, फायदा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो है ना सेंटीमीटर में मांग रखा है, ओके। ओके, तो ये 2 आ जाएगा। सही हो गया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया, हमने शो कर दिया, सही है। यस। शो, चलिए आगे आ जाइए प्लीज। ये 2 आ गया तो अब बस हो गया आगे आ जाओ, अगले पार्ट पे आ जाओ। यस, state the difference between transverse wave and longitudinal wave. Use your idea about the direction of oscillation. हम्म, क्या होता है ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडल। So transverse or longitudinal. अच्छा, ये जितने पीछे बैठे हुए हैं जो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, प्लीज ये अपने आंसर जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, मीटिंग के अंदर चैट बॉक्स में लिख के भेजते रहो, ओके। 8/4, 8/4, हाँ सही, ये कर सकते हैं, मानो कि यस बोलो, क्या बोल सर रहे हो। ट्रांसवर्स मेरे ख्याल से तुम्हारे ख्याल से क्या मतलब है। ओके बताओ, अपना ख्याल शेयर करो प्लीज। ट्रांसफर में पैरेलल थी। पैरेलल। ट्रांसफर में पैरेलल क्यों होती है, परपेंडिकुलर होती है ब्रो ट्रांसफर में। हम कहते हैं कि भाई ऐसा। वेव इन विच पार्टिकल ऑसिलेट perpendicular to the direction of energy transfer, compression and rarefaction is longitudinal, bro वो थोड़ी बताना है। State the difference between the transverse and the longitudinal wave. Use your idea about the direction of the oscillation. Bro, they clearly mention that you have to use the direction of oscillation. So you're not allowed to say compression or rarefaction, right? Although they are indirectly related with the oscillation, but you are not allowed to say, okay? और ये दूसरे बच्चे कहाँ हैं, तुम लोग क्यों नहीं लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में, क्यों नहीं लिख रहे हो, रुमैसा, मनाहिल और नूर, तुम लोग क्या कर रहे हो। एंड दूसरे वाले कौन नजर आते हैं, अली क्या कर रहे हो तुम, अली तुम भी तो लिखो यार प्लीज। सही है, चलो, सही हो गया। अच्छा रुमैसा कहती हैं कि ट्रांसफर से पार्टिकल ऑसिलेटर, ओए उल्टा लिख रही है ब्रो, रुमैसा ब्रो उल्टा लिख रही हो। एंड लॉन्ग पार्टिकल पे ब्रो उल्टा लिख रही हो ब्रो। सही हो गया, इसको सही करना प्लीज। एंड इसी को नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और हम कह रहे हैं कि भाई वेव यूनिट पार्टिकल ऑसिलेट, यहाँ पे बस आप लिख दोगे, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ।
पर सॉरी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ओके, चलो हो गया, क्वेश्चन हो गया। आगे आ जाओ। नूर जरा रीड कर सकती हो प्लीज, नूर। यस नूर, नियर बाय। नूर आसपास हो, प्लीज बोलो। Figure 7.1 shows a ray of light passing through an optical fiber. The optical fiber is made of glass that has a refractive index of 1.4. No light refracts from the fiber at points P and Q. State the name of the process that occurs at P and Q. यस। Total internal refraction. वेरी गुड। अच्छा जी, तो आपने कहा कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, आगे आ जाइए प्लीज। या हम TIR लिख देते हैं। Calculate the हम्म। calculate the minimum value for angle I for there to be no refraction at point P. एट पॉइंट भी क्या करेंगे? अच्छा एक मिनट, ईमान ने पूछा है कि भाई वाह कंप्रेशन रिफ्लेक्शन वोंट बी। ब्रो उसने कहा कि पार्टिकल की टर्म में बताओ ना, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन की टर्म में बताओ। सही है, कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन आ ही नहीं रही, राइट? तो इस वजह से हम उसको मेंशन नहीं कर सकते हैं, राइट? And mainly when we are defining the transverse and longitudinal wave, we always refer to the perpendicular and parallel nature of the movement of the particle, right? So that is why. Yes, नूर क्या कह रही हैं आप? So we'll use the n is equal to 1 over sine C. 1/sin c। अच्छा ओके फाइन, चलो ये यूज कर सकते हैं बिल्कुल। सो द फॉर्मूला फॉर, क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, सो 1/sin c। ओके। एंड अच्छा, तो साइन आई फिर कैसे निकल के आएगा? आई कैसे निकल के आएगा फिर? व्हाट इज आई देन? इंसिडेंस 1 एंगल। divided by 1.4. हाँ। 1 divided by 1.4. ओए, व्हाट? 1/, नहीं तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये सी और ये आई एक ही चीज़ है, अलग अलग है? Angle I is the critical angle. एंगल आई इज, सो व्हाट अबाउट सी? सी क्या फिर? C is the critical angle. व्हाट? पक्का क्या? क्यों? आई आई भी क्रिटिकल एंगल, सी भी क्रिटिकल एंगल, ऐसा कैसे? तो इंसिडेंट एंगल कहाँ गया फिर? So the incident angle turns into the critical angle वो when ये बताना था, वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन हो गया, परफेक्ट। ओके, सो बेसिकली incident angle is the critical angle, but the condition is the incident angle should be in the denser medium, right? So fine, very good, very good, very good. So 1/1.4 sine inverse, और this will give you c। okay, निकाल दो प्लीज, कितना आता है? 45.5. 45.5। ओके, 46 कर लें, 46। 46 कहाँ है? ये क्वेश्चन तो नहीं हमने किया। 46 हमने कर लिया, वेरी गुड, हो गया। आगे आ जाइए प्लीज। State and explain the use of optical fibers in medicine. मेडिसिन। In endoscopy, ओ, होता क्या उसमें? the fiber is बताओ तो। inserted into the body to view internal organs. नहीं यार, आवाज सुन रही है, प्लीज आवाज बताओगे प्लीज। Here, the fiber is it's हाँ, inserted into the body to view internal organs. लेकिन कैसे? लाइक हाउ कैन यू रिलेट इट विद द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और विद लाइक ऑप्टिकल फाइबर में कैसा ऐसा क्या 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 ऐसे हो रहा होगा? ये किस तरह से ऐसे होगा? The light travels um, the light travels in from the optical fiber and हाँ then हाँ out हाँ। of the body, लाइट ट्रेवल फ्रॉम द ऑप्टिकल फाइबर इनटू द बॉडी, ओके, then out. देन आउट ऑफ द बॉडी। It gets reflected out. नो, रिफ्रैक्टेड आउट ऑफ द बॉडी, और आउट ऑफ कहाँ जा रही है? लाइट जा कहाँ रही है? नहीं, कच्चा पक्का है। अच्छा देखो, बेसिकली ना इसमें होता क्या है, होता ये है कि आपके पास जो है ना, जब आप बेसिकली
हमने जो है ना लगाया होता है फाइबर ऑप्टिक्स लगाया होता है, सही है, फाइबर की केबल होती है, उसके अंदर से लाइट ट्रेवल करी होती है, उसके आगे कैमरा लगा हुआ होता है, सही है। सो जैसे ही हम उसको इंसिडेंट करते हैं तो लाइट वहां से निकलती है, एंड लाइट जो है ऑर्गन के अंदर ट्रैवल करती है, और ऑर्गन की जो वॉल होती है ना वहां से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद वापसी फाइबर ऑप्टिक पे आती है, राइट। और उससे हमें, और जो हमने कैमरा लगाया था उससे हमें स्क्रीन पे इमेज दिख रही होती है। इज दैट क्लियर? यस अनूर, सही हो गया। सो हमने कहा कि भाई ब्रो इससे कैंसर सेल डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं भाई, लाइट से कैंसर सेल डिस्ट्रॉय नहीं होते ब्रो। सो लाइट ट्रैवल inside, light travel from, अरे यार, from fiber into the body, and it get internally reflected from the organ। ओके, जब वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई है फ्रॉम द ऑर्गन तो उसकी वजह से क्या होगा? सो द image of the organ forms, okay, form on the camera mounted on the ऑप्टिकल फाइबर, फाइन। और उससे फिर जो है ना वो आपको उसकी डिटेल पता चल जाएंगी, राइट। चलिए आगे आ जाइए प्लीज। The ray of light shown in figure 7.1 is monochromatic light from a laser. State what is meant by monochromatic light. Use one of the following quantities in your answer. हम्म। Light with a single frequency. Oh, nice. Light with a single frequency, light with a single wavelength, light of a single color. These all refer to the monochromatic nature of the light, right? Mono means one, and chromatic, yeah, chrome is basically the color name, okay, or the color, right? So हम ये कहते हैं कि light of one wavelength, one frequency, या वन फ्रीक्वेंसी या सिंगल कह दो, सिंगल, सिंगल फ्रीक्वेंसी। चलो भाई डन हो गया। अब यार बेकार बेकार चीज पूछ रहे हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रिक सॉकेट एंड प्लग्स यूज आउटसाइड इन द गार्डन नीडेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट कैन बी यूज सेफली इन द रूम इनसाइड द हाउस। ओके, तुम्हें पता है कि भाई आउटसाइड द हाउस है वो आपके पास जो है ना उसमें डैम्पिंग वगैरह का खतरा होता है। डैम्पिंग तो नहीं, डैम्प वगैरह होने का खतरा होता है, लाइक अगर आउटसाइड है उसमें पानी वानी जा सकता है वगैरह वगैरह, सही है। और उसकी वजह से जो है ना एक तो ये प्रॉब्लम होता है कि जो आपके पास गार्डन है उसके अंदर जो है ना वो डैम वो है, फ्लोरिंग है, सही है। तो इट शुड बी वाटर प्रूफ एटलीस्ट, ताकि जो है ना वो कंडक्शन नहीं हो जाए, सही। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई इन द गार्डन इट मे स्टार्ट कंडक्शन, सही है, इफ इट इज नॉर्मल, सही हो गया, एज द फ्लोर, ड्यू टू द वेट फ्लोर कह देते हैं, सही है, ड्यू टू द वेट फ्लोर, सही है। तो इट इट शुड बी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, क्लियर हुआ, चलो। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि स्टूडेंट एक्सप्लेन व्हाई द फ्यूज एंड द सर्किट ब्रेकर आर इंस्टॉल्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई। क्योंकि मेन सप्लाई के अंदर जो है तुम्हें पता है कि हाई एनर्जी का करंट फ्लो कर रहा होता है, सही है। और उसी, मतलब उसी को अगर अगर तो वो करंट जो है वो आपको लग जाएगा तो वो शॉक या इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से आपका नलीला हो जाएगा, सही है। सो उससे बचाने के लिए जो है ना वी इंस्टॉल इट इन द मेन सप्लाई, राइट। न्यूट्रल के अंदर करंट जो है उसकी एनर्जी लो होती है तो इसलिए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है। सो हमें कहता है कि भाई इन द
मेन सप्लाई, हाई एनर्जी करंट फ्लो through it, okay, through it, which can cause the इलेक्ट्रिक्यूशन। तुम्हें पता है ना क्या होता है? इलेक्ट्रिक्यूशन का मतलब होता है कि डेथ यानी सर्ज एनी इंजरी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक शॉक्स, ओके। सो सो विच कैन कॉज द electrocution, okay, so to prevent it, um, they should be placed in मेन सप्लाई। मेन सप्लाई, चलो भाई ये क्वेश्चन तो बेकार से हो गया। आ जाओ भाई, क्या नाम है, रुमैसा बेकार बैठी हुई, रुमैसा कुछ तो बोलो प्लीज, ये क्वेश्चन तो कर लो। Figure 9.1 shows a bar magnet and four plotting compasses A, B, C, and D. हम्म। On figure 9.1, draw an arrow on each of the three plotting compasses B, C, and D to show direction of the magnetic field. ओके, कैसे बनाएंगे? अच्छा एक बात बताओगी प्लीज, अगर ये ए पे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो ये कौन सा पोल होने वाला है, नॉर्थ के साउथ? Sir, ओहो यार, याद होना चाहिए। नहीं ब्रो, नॉर्थ पोल से A पे फील्ड। हाँ। लेकिन ये कैसे पता हुआ कि ए पे कौन सा पोल है? अरे मेरा प्यारा बच्चा, देखो ना, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है, राइट? समझ पा रहे हो? मैं मैग्नेट दिखाता हूँ, ओ, मैग्नेट। एक मिनट, कुछ समझ में नहीं आया, ओके बोलिए, पता नहीं कहाँ से समझ में आया। तो इतना समझ हम्म। में आ गया कि नॉर्थ पोल से वो ओरिजिनेट होती है। ओके लुक, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दैट इज द साउथ पोल, ओके। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है, साउथ पोल में फील्ड लाइन अब्सॉर्ब होती है। दिस इज व्हाट यू गाइस नो, आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर पढ़ा हुआ है, यस। सही हो गया। ओके सर। अच्छा, अब जब कंपास रखोगे आप नॉर्थ पोल पे एग्जैक्टली या उसके आसपास, सो अगर तो वो एग्जैक्टली नॉर्थ पोल के बिल्कुल सामने आपने रखा हुआ होगा कंपास, सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास विल बी एग्जैक्टली लाइक दिस, ओके। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? जी सर। सही हो गया। अच्छा जनाब, और फिर उसके बाद जो है, जब आपने, मेरे पास पता नहीं यहाँ पे कंपास है या नहीं, अल्लाह जाने, आई डोंट हैव द कंपास। सही है। अच्छा, फिर जब आपने कंपास को रखा होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, सही है, सो कंपास किस तरफ होगा? कंपास जो होगा वो आपका जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वहां पे प्लॉट कर रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे कंपास प्लॉट कर रहा होगा, सही है। और यहाँ से भी यहाँ पे कंपास प्लॉट कर रहा होगा, ओके। एंड यहाँ पे जो, सॉरी, यहाँ पे कंपास प्लॉट कर रहा होगा, सही हो गया। यहाँ पे जो है, इसको अपोजिट ले लेते हैं, सही है। इस पॉइंट पे ऐसा कंपास है, राइट? बच्चे क्लियर हो रहा है ना? तो ऐसा प्लीज बोलो, इस पॉइंट पे ऐसा जी सर। कंपास है, ओके। एंड यहाँ पे ऐसा कंपास होगा, सही हो गया। नहीं सॉरी, उल्टा बन गया, ऐसा होगा, सही है। क्या ये बात क्लियर होती है? जी सर। सही हो गया। ये कंपास है, सही, इसको तुम उड़ा सकते हो, सही, डिलीट। अरे यार शिट, ओके, इसको तुम हटा सकते हो, राइट। दिस इज अ सिंपल डायग्राम, तो आप इसको समझ सकते हो, अगर आप अपने समझने के लिए इसको बनाना चाहो तो आप इसको समझ सकते हो। आपको जो है ना मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से इसको बस सोच के सॉल्व करना था, बस ये करना था, सही। मैग्नेटिक फील्ड जिधर को भी होगी बस उधर ये कंपास की पॉइंटिंग होगी, राइट। इसमें भी ये कंपास बेसिकली ना मैग्नेट की तरह होता है, एक छोटा मैग्नेट होता है कंपास, राइट। सो ये जो रेड पोल है ये नॉर्थ पोल है, इसका जो ब्लू पोल है वो साउथ पोल है, सही हो गया। बस ये आपके पास बता रहा है, आपको क्लियर हो रहा है? यस। जी सर, हो रहा है। अच्छा जी, चलो आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं, ये आ गया यहाँ पे कंपास, चलो आगे आ जाइए। Label the magnetic pole of the bar magnet N and S. देखा, पूछ लिया ना। सो नॉर्थ पोल आपके पास आ जाएगा इधर को, सही है। साउथ पोल आ जाएगा इधर को, राइट, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है, सही है। सो साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब्जॉर्ब होती है, ऐसे ही ना?
सही है, तो जी सर। ये आपके पास ऐसे बन जाएगा। चलो आगे आ जाओ प्लीज। डिस्क्राइब वन मेथड फॉर डीमैग्नेटाइजिंग अ बार मैग्नेट। हाँ जी। सर, कनेक्टिंग एसी सप्लाई। क्या क्या क्या, दोबारा बोलिए प्लीज। एसी सप्लाई। है, अबे आसान लिखो ना, हैमर और हैंडरिंग। ओके। एसी सब, चलो सही है, एसी सप्लाई के अंदर लिख लो। एसी सप्लाई, और उसको जो है ना कंटिन्यूअसली आपको बार बार विड्रॉ करना पड़ेगा एसी सप्लाई से, राइट, ऐसे ही ना। या फिर आप ये कह दो जी कि सर। अगर इफ यू वांट टू हैमर इट डाउन, सो आप इसको जो है ना कंटिन्यूअसली हथौड़े मारो, डंडे मारो, इंसान बन जाएगा। सही है। और द थर्ड थिंग इज आसान है कि जस्ट पुट इट अंडर फायर, या हीट के अंदर रख दो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दो। सही है। तो उससे भी वो जो है ना इंसान बन जाएगा। सही, इंसान बनने का मतलब है नॉर्मल मैग्नेट बन जाएगा, नॉर्मल मटेरियल बन जाएगा, आम मेटल बन जाएगा। सही है। सो आपने कहा कि भाई पुट इट इन द coil containing AC supply, AC supply and ग्रेजुअली रिमूव इट। सही है, थोड़ा थोड़ा रिमूव करोगे तो उससे जो है ना वो फिर जो है ना उसकी वो डिक्रीज होगी, राइट। ये तो करंट को जीरो कर दो। सही है। दो काम आपके पास है जब आपने इसको कर दिया ना। सो ये पुट इट इन द कॉइल कंटेनिंग द एसी पावर सप्लाई। अब आप दो काम कर सकते हो, इधर इधर एंड रिमूव इट ग्रेजुअली, रिमूव इट ग्रेजुअली, जुअली, राइट, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये तो ये लिखना चाहिए, वो लिख लो कि भाई रिड्यूस द करंट टू जीरो अगेन एंड अगेन टू जीरो, राइट। ये दोनों प्रोसेस जो है ना आपको अगेन एंड अगेन करना है, राइट, अगेन एंड अगेन। क्लियर हो गया। या तो फिर आप जो है ना स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर सकते हो, या तो फिर आप जो है वो इसको हैमर से जो है ना तोड़ फोड़ वो कर सकते हो, इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट को कम कर सकते हो, राइट। कितने क्वेश्चन बाकी है भैया? ओके, बस ये एक दो क्वेश्चन बाकी है, दो क्वेश्चन बाकी है, बस लास्ट टू क्वेश्चन है। अच्छा जी, आ जाओ भाई। अली आसपास बैठो, अली। अली प्लीज कुछ बोलो। बल्कि नहीं, अली की जरूरत नहीं है, रुको रुको, मैसेज ही हो जाएगा। और वैसे आ जाओ, आगे आ जाओ, वही क्वेश्चन चल रहा है। Figure 9.2 represents a current in a wire. The current is into the plane of the paper. The pattern of the magnetic field produced around the wire show clearly the direction of the magnetic field. बच्चे रूल याद है क्या करते थे इसमें? सर वो स्विमिंग रूल यूज करेंगे। ओए ओए ओए, हैं? चलो ओके, ये रूल है, ग्रिप रूल यूज करना होता है, रिमेम्बर। सही है ना। मैग्नेट ओके देखो ना, सर। उसके अंदर उसने कहा हुआ है आपसे कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उसने कहा हुआ है कि करंट इज इनटू द पेपर, ओके। सही, इसका मतलब है नीचे जा रहे हैं, राइट। और जहाँ पे, जहाँ थंब जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, तो आपका थंब नीचे को होना चाहिए, और कर्ल फिंगर जिधर को होंगी वहां पे जो है ना आपके पास ये बनेगा, राइट। सो गोल गोल तो आप बना सकते हो स्ट्रेट अवे, राइट। ये आपके पास होगी फर्स्ट, एंड फिर उसके बाद जो है, अच्छा, इसको जो है, ये आपके पास हो गया। एक और सर्किल बनाते हैं, एटलीस्ट 3 सर्किल होने चाहिए, ओके, एटलीस्ट। सही, ये 3 सर्किल हो गए। और सही है। एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ये होगा मेरे तो क्लॉकवाइज आ रहा है, मेरा क्लॉकवाइज आ रहा है, ऐसा होगा। ओके सर। जी सर, क्लॉकवाइज ही होगा। सही, समझ में आ रहा है। पिक्चर भेजता हूँ, रुको, पिक्चर भेजता हूँ ग्रुप पे। ये होना चाहिए, तुम लोग का ग्रुप कहाँ है? ये रहा 2025, ओके। ऐसा होना चाहिए। या तुम लोग देख लो, इधर से देख लो। सही है, ये लो, ये भेजिए मैंने। सही हो गया। सो मेरी फिंगर जहाँ पे कर्ल हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, थंब मेरा नीचे को जा रहा है। आया है, मैंने वो उल्टा पकड़ लिया पेन, मुझे पेन को नीचे पॉइंट करना चाहिए था, बट फाइन, ओके। चलो हो गया, आगे आ जाइए प्लीज। The direction of the current and wire is reversed. The magnitude of the current is unchanged. State the effect that reversing the current has on the magnetic field produced. हम्म। फिर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। सही है। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। बट अगर मैं आपसे कुछ चीज़ और पूछूं,
व्हाट इफ वो कहता कि भाई करंट जो है वो इंक्रीज कर दिया आपने, तो आप क्या कहते, क्या डिफरेंस होता फिर? करंट अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो क्या डिफरेंस होता रमेश साहब? यस। सर उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। बिल्कुल पड़ेगा। इफ यू आर इंक्रीजिंग द करंट विच मीन मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग जनरेट होगी, विच मीन देयर विल बी मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ रीजन। क्लियर? इफ यू इंक्रीज द ओके सर। करंट, इफ यू इंक्रीज द करंट, सो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, राइट? सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रांग। सही है। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएंगी। सही हो गया। अच्छा जनाब, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, और क्या करा आपने? सही है, चलो हो गया, क्लियर हो गया। आ जाओ भाई। मरिया प्लीज रीड द क्वेश्चन। Figure 10.1 shows an incomplete electrical circuit. हम्म। अच्छा जी, चलिए। A student completes the circuit and measures the current in the 6.0 ohm resistor. On figure 10.1, draw an ammeter symbol in one gap and straight lines to indicate wires in the other gaps to show how the student should do this. ओके। हाँ जी, ओए हो टाइप क्वेश्चन आ गया है ना? क्या करेंगे? यस, ए बी में कनेक्ट करें या सी डी में कनेक्ट करें या ई एफ में कनेक्ट करें? Sir, AB में क्यों, क्या रीजन ब्रो? ammeter जो है वो parallel में connect नहीं होता. अच्छा ऐसा पड़ा है, तो ये भी तो सीरीज में है ब्रो, ये भी तो सीरीज में है। नहीं, ये भी सीरीज में है। नहीं, पैरेलल का मतलब ये है, पैरेलल का मतलब ये है कि इफ यू कनेक्टिंग द एमीटर लाइक दिस, सो दिस इज इम्पॉसिबल, ओके? या इफ यू कनेक्ट द एमीटर ओवर हियर लाइक दिस, सो दिस इज इम्पॉसिबल, राइट? यहाँ पे नहीं कनेक्ट हो सकता। बट इफ यू आर कनेक्टिंग राइट हियर, तो हो सकता है। तो क्या मसला है इसमें? यस मलिया। कोई? They're not sure. नॉट श्योर ब्रो, देखो ना, जो 6 ओम का रेजिस्टर है, दैट इज बेसिकली, अच्छा यहाँ पे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखो, लेट्स से यहाँ से करंट जनरेट होगा, मैं एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, ओके? सुनियो ना प्लीज बताना। Yes, sir. 0.5 एम्पियर का करंट आ रहा है, सही है। यहाँ तक 0.5 एम्पियर का करंट आया, सही है। यहाँ से करंट स्प्लिट हो जाएगा, कुछ करंट ऊपर चले जाएगा, सही है, कुछ करंट नीचे चले जाएगा, राइट? तुम्हें पता है कि जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहाँ पे, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वहाँ पे करंट कम जाता है। मैं इसको 0.6 ले लेता हूँ आसानी के लिए, सही है। सो नीचे करंट चले जाएगा 0.2 एम्पियर का, ऊपर करंट चले जाएगा 0.4 एम्पियर का, ओके? मलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं sir. ओके। 0.4 का करंट यहाँ से जाएगा, सही है, फिर वो यहाँ पे आएगा तो वापसी वो 0.4 और 0.2 का करंट कंबाइन होगा, और यहाँ पे अगेन दोबारा से कितना करंट हो जाएगा? 0.6 का करंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक भी क्लियर है? Yes, sir. ओके अच्छा जी। नाउ अब आप देखो, जो 6 ओम का रेजिस्टर है, उसने टोटल करंट इन द सर्किट को वो करना है, उसमें से टोटल करंट गुजरने वाला है, राइट? सो इफ यू प्लेस अ एमीटर राइट हेयर और एमीटर राइट हेयर, सो उसके अंदर से तो सिर्फ पोर्शन ऑफ द करंट पास होगा, राइट? सो अगर तो वो पोर्शन ऑफ द करंट पास हो रहा है तो फिर तो वो यूजलेस है इसके लिए, राइट? क्लियर हो रहा है ब्रो, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. सही है। तो ये, अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी, लाइक अगर मान लो कि हम ऐसा नहीं कनेक्ट करना चाह रहे, ओके? उसके उसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, दैट वी कैन यूज, अबे भाई हट जाना यार, हट ही नहीं रहा। ओके, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये, वी कैन यूज 2 वोल्ट, 2 एमीटर राइट हियर, एक यहाँ पे लगाएं एक यहाँ पे लगाएं, इसको कह देते हैं लेट्स से एमीटर 1, इसको कह देते हैं एमीटर 2, और हम कह दें कि जो भी दोनों एमीटर की रीडिंग आ रही है, आप उन दोनों को ऐड कर लो उनके करंट को, तो वो यहाँ पे करंट मिल जाएगा आपको। क्या ये बात समझ में आई ब्रो? Yes, sir. परफेक्ट। बट अभी हम फिलहाल यहाँ पे लगा के काम जिंदगी आसान कर लेते हैं अपनी, सही है। ये सारी मैंने अपनी तरफ से की है, तो इन सबको मिटा देते हैं। ओके, यहाँ पे जस्ट कनेक्टिंग वायर आ जाएंगी, सही है, और यहाँ पे भी कनेक्टिंग वायर आ जाएंगी, सही है। ओके जनाब, हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आ गया जी प्लीज। A voltmeter is connected to measure the potential difference across the 4 ohm resistor. On figure 10.1, draw a voltmeter ओके, symbol. कैसे बनाएंगे आप? सिर्फ 4 ओम के रेजिस्टर में हम पैरेलल कनेक्ट करके वोल्टमीटर लगा ऐसा? देंगे. जी. ओके, आप कह रहे हो ऐसा। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, अगर मैं ये हो गया, सही है, ये आ गया वोल्ट मीटर, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं वोल्ट मीटर, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये इसमें लिया, अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दूं, या अगर मैं ऊपर लगा दूं, बाय द वे इधर लगा दूं, लेट्स से यहाँ पे लगा दूं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा?
तीनों वोल्ट मीटर, चलो पहला वाला तो सही है, पहला वाला तो करेक्ट है। व्हाट अबाउट द सेकंड एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन? क्या इन दोनों से कोई फर्क पड़ेगा? सर यस। लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली 4 ओम का बोला है, तो फिर हम 4 ओम के उस पर लगाएंगे। चलो ओके, वो मैंने आपकी बात मान ली, बट मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि लाइक विल इट, अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ वी put the voltmeter right here or right here? Any idea? नो सर। Okay. So basically, you know that in the parallel, voltage remains the same. ऐसा पता है? Right? जी So सर। पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम है, सो 4 वोल्ट, 4 ओम का रेजिस्टर, 2 ओम का रेजिस्टर पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, राइट? सो अगर आप वोल्टमीटर यहाँ पे लगाओ, या वोल्टमीटर यहाँ पे लगाओ, या वोल्टमीटर यहाँ पे लगाओ, यू विल गोइंग टू गेट द सेम रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर. ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। And as far as this question is concerned, you are allowed to use, you are allowed to make the voltmeter in in first orientation or in the second orientation, दोनों सही है, सही है। लेकिन बच्चों की आसानी के लिए हम ये वाला बना लेते हैं। ओके, चलिए आगे आ जाइए। With the circuit completed, the current in the 2 ohm resistor is 2.5 amperes. Calculate the current in the 6 ohm resistor. ओके, with the circuit completed, the current in the 2 ohm resistor is 2.5. ओके, ओए हो, ये तो मुश्किल आ गया। द करंट इन द 2 ohm, ओके, क्या करेंगे ब्रो, क्या करेंगे, कुछ बता के तो जाओ प्लीज। सर एक मिनट क्वेश्चन फिर से दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए प्लीज। जैसे 3 नंबर का दो, अच्छा ओए होए 4 नंबर दे रहा है बेटा, इतना आसान तो नहीं होने वाले क्वेश्चन। ओके, यस, कुछ तो बताओ। सर हम 4 ohm resistor की लाइक करंट निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। कैसे निकालोगे 4 ओम का रेजिस्टर का करंट? यस, अच्छा इन्होंने हमें बता दिया है एस्टेंट। ओके, हाँ जी, कैसे निकालेंगे, कैसे, कोई आइडिया? सर फॉर्मूला लगा के। अबे वो तो मेरे को भी पता है, कौन सा फॉर्मूला, उसमें वैल्यूज क्या रखोगी? V is equal to I वाला। ओके, नहीं फॉर्मूले से होगा ही नहीं, वोल्टेज कहाँ से लाओगी, करंट भी नहीं पता आपको, वोल्टेज भी नहीं पता, करंट भी नहीं पता, दोनों नहीं पता, फिर? यस, एनी आइडिया? देखो 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 देखो, बाय द वे, आप लोगों को ये बात पता है, कॉमन सेंस लगाओ, आपको ये बात पता है दैट इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम है, राइट? मतलब सुन रही हो ना, इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम, राइट? अगर इसमें करंट है 2.5 का, तो नीचे वाले में करंट कितना होना चाहिए? डबल। अबे नहीं, आधा। सर अगर हमें 2 ohm पता है तो फिर हम इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, और फिर, और वही वोल्टेज इसका भी होने वाला है, वो इसके अक्रॉस भी होने वाला है, राइट? जो जी। वोल्टेज इसका आप निकालोगे वही वोल्टेज इसका भी निकलने वाला है, राइट? देखो, दो 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 पॉसिबल अप्रोच है इसके अंदर, इधर आपको पता है कि इसकी रेजिस्टेंस है 2, और इसकी रेजिस्टेंस है 4, डबल की रेजिस्टेंस, राइट? आपको पता है जहाँ पे रेजिस्टेंस डबल होती है या रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, वहाँ पे करंट हाफ होता है या कम होता है, राइट? सो अगर इसका जो करंट है वो 2.5 है, इसका करंट होना चाहिए 1.25, राइट? ये तो आपको पता चल रहा है, लेकिन हम वो कैलकुलेशन से कर लेते हैं, तुम्हारा ईमान पक्का हो जाएगा। ओके, अच्छा जी देखो, हमें हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर, सही है, और हमने रखा वोल्टेज हमें नहीं पता, 2.5 एम्पियर का करंट हमें पता है जो कि 2 के रेजिस्टर से जा रहा है, राइट? सो हमारे पास वोल्टेज आ गया 5 वोल्ट्स का, राइट? सो वही 5 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पे भी आ रहा है, और वही 5 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पे भी आ रहा है, राइट? नाउ वी कैन यूज दैट वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, और यहाँ पे हम इसका करंट निकाल लेते हैं। ओके, सो हमने कहा कि भाई ओके, हमने कहा कि भाई V इक्वल्स टू आई आर, सही है, और हमने कहा कि वोल्टेज हमारे पास है 5 वोल्ट्स का, सही है, रेजिस्टेंस हमारे पास है 4 की, सही है, और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं करंट, सही है। सो करंट हमारे पास आ जाएगा 1.25 का। ओके ब्रो, क्लियर हो रहा है? मनाइल प्लीज कुछ बोलो यार, मनाइल क्यों निकल रहा है, मलिहा। ओके, यस सर। यस, ओके फाइन, चलो। अच्छा जनाब, ये बात हो गई, सॉरी, ये आ गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 1.25 का करंट, और यहाँ पे आ गया 2.5 का। ब्रो जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे, और 2.5 का जो करंट होगा और 1.5 का करंट होगा, उसके साथ आप क्या करोगे? ऐड कर देंगे। दे बोथ विल बी एडेड, वेरी नाइस। ओके, सो आपने कहा कि भाई करंट विल बी एडेड, सो 2.5 प्लस
1.25, ओके। सो ये हो जाएगा 3.75, ओके। 3.75 का करंट आ गया, राइट। अच्छा, टोटल करंट जो 6 ओम के रेजिस्टर में से पास होने वाला है दैट इज 3.75, ओके। अब आपको पता है वी इक्वल्स टू आई आर लगाओ, वी इक्वल्स टू आई आर, राइट। वोल्टेज आपको निकालना है, बल्कि नहीं, वोल्टेज तो नहीं निकालना, 3.75 ही निकालना था, हमने निकाल लिया। दैट्स इट। क्लियर हुआ? Yes, sir. सही हो गया। 3.75 आप कह सकते हो या आप 8 कह सकते हो। अच्छा जनाब, 3.8 कह सकते हो, मतलब 3.8। चलो भाई, ये हो गया, 3.8 आ रहा है। वेरी गुड। बाय द वे दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी डिफिकल्ट, ओके। बहुत आसान नहीं है, वेरी डिफिकल्ट बोल रहा हूँ मैं। सही है। तो ओके, परफेक्ट, आगे आ जाइए प्लीज। Figure 10.2 shows the same electrical circuit with an alternating current, power supply, and a wire in the gap AB. On figure 10.2, draw a diode symbol in one gap and a straight line to indicate a wire in the other gap so that there is a current from right to left in the 4 ohm resistor and an alternating current in the 2 ohm resistor. ओके, क्या करेंगे, कहाँ पे, क्या बताएं? अच्छा जनाब, उसने कहा कि करंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब करंट ने यहाँ पे फ्लो करना है, राइट। डायोड का कॉन्सेप्ट है प्रूव। Yes, sir. डायोड एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है, ऐसे ही पता है ना आपको भी। Yes. वेरी गुड, हो गया, सही है। और जिधर को डायोड का मुंह होता है, इसका मतलब है वहीं पे वो डायोड करंट फ्लो कर रहा है, जिधर की डायोड, जहाँ पे डायोड पॉइंट कर रहा होता है वहां पे डायोड करंट अलाउ करता है, राइट। ये बात भी क्लियर है? Yes, sir. सही है। अच्छा, हमें ये पता है कि भाई उन्होंने करंट बोला हुआ है लेफ्ट टू राइट बना दो, सही, राइट टू लेफ्ट बना दो, सही है। तो इसको एग्जैक्टली उठा के बस यहाँ पे लगा देते हैं। क्लियर हो ना, प्लीज बताना। सही, इसी Ji, को sir. उठा के हमने इधर लगा दी, ये लग गया इधर, सही हो गया। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ओहो शिट्स। अच्छा जी, और दूसरे वाले में हमें क्या करना होगा, दूसरे वाले में हमने जो है ना, यार इसके रीसाइज करना है, बड़ी बार बार कट हो जा रहा है। ओके, दैट्स द परफेक्ट वन, फाइन, चलो। अच्छा जी, दूसरे वाले के अंदर क्या कर लें, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, राइट। ये आ गई स्ट्रेट लाइन, भाई हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, सही हो गया। तो ये वहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, यहाँ पे एक डायरेक्शन में करंट जाएगा, चलो भाई, ओके हो गया। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट क्वेश्चन बच्चों। तुमसे कह रहा है टू डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, सही है। फिजन के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है कि अच्छा जी, फिजन के अंदर होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ, ओके, हैवी एलिमेंट्स। और फ्यूजन के अंदर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लाइटर एलिमेंट्स, ओके। और दूसरा डिफरेंस क्या है भाई? fission is a controllable reaction. Fission is controllable reaction, right? While fusion is not a controllable reaction, okay? Fusion is not controllable, right? We are trying to control it nowadays, अब थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है, but still नहीं होता, okay? Radioactive tracer emitting gamma radiation. Fission have a high heavier nucleus and fusion have a very good, very good, ऐसा भी कह सकते हो, very good, ईमान, ऐसा भी कह सकते हो आप। Okay, and can be used in the, okay, half-life of the source is 6 hours. Explain why the source you should have the half-life shorter or longer. Okay, अगर तुम किसी बंदे के अंदर, बेसिकली ना हम गामा रेडिएशन को ना एक मेडिसिन के अंदर यूज़ करते हैं और फिर इमेजिंग कर रहे होते हैं उसकी ना, कैंसर वगैरह के लिए ना। तो उसकी जो हाफ लाइफ होनी चाहिए दैट शुड बी स्मॉलर, क्योंकि अगर बड़ी हाफ लाइफ होगी तो उससे क्या होगा, वो लॉन्गर टाइम तक जो है वो रेडिएशन इमिट करता जाएगा, सो दैट वुड बी वेरी हार्मफुल फॉर हिम एज वेल, और फॉर द पेशेंट एंड फॉर द नियर बाय जो भी इन्वायरमेंट है उसके लिए, राइट। सही हो गया। सो हम ये कह सकते हैं कि, लेकिन दूसरी चीज़ कि इतना ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए
इतना ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, अच्छा छोटा, इतना ज्यादा भी छोटा नहीं होना चाहिए कि आपको सर्जरी का या आपको जो उसकी जो है ना पेशेंट की जो भी ऑपरेशन है जिसका भी है उसका टाइम ना मिल सके, राइट? सो इट शुड बी लॉन्ग इनफ, इट शुड बी लॉन्ग इनफ दैट द इन्वेस्टिगेशन और द ट्रीटमेंट कैन बी कैरीड आउट, एंड इट शुड बी शॉर्ट इनफ कि वो जो है ना बहुत उसका जो है ना रेडिएशन आसपास ना फैले, राइट? सही हो गया। सो हम ये कह सकते हैं कि half life should be long enough, come on, enough to perform the treatment and short enough to perform short enough to perform short enough to decay away from the body, causing less damage, okay, damage, राइट? अगर वो बॉडी के अंदर जितना लॉन्गर टाइम तक रहेगा तो उतना जो है वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा उसके लिए। सही हो गया। अच्छा जनाब, so this part can be fusion produce more energy than fission. Yes, you can say that, bro. You can say that fusion produce at least 10 times more energy than the fission. Okay, that is why जो stars होते हैं उन पे fusion होती है, and that is why we cannot control the fusion reaction. Okay, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। सही हो गया, वेरी गुड। अच्छा जनाब आ जाओ भाई। Technetium 1999 is a source of gamma rays, often used as radioactive tracer. It produces from melborium 99, which emit beta particle. The symbol for the technetium is Tc, and okay, complete the nuclide equation. Okay, अच्छा अच्छा, बीटा निकल रहा है, सो आपको पता है कि बीटा 0 एंड -1, आपको पता है कि ऊपर में तो कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए, नीचे बस आपके पास क्या हो जाएगा, देयर विल बी 43, राइट? बस ये हो जाएगा। स्टेट अनदर यूज ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इन द मेडिसिन। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ओए होए हैवी यार, वेरी गुड। ओके, सो और कोई ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ओके। स्टेरिलाइजिंग द मेडिकल इक्विपमेंट, बट हाँ मेडिसिन के अंदर यूज हो रहा है, सो यू कैन स्टेरिलाइज द मेडिकल इक्विपमेंट, राइट? ताकि उसके अंदर से जो ना कोई भी अगर डर्ट्स हैं, वो हैं, जर्म्स हैं, तो वो आपके पास सारे खत्म हो जाए, राइट? स्टेरिलाइजिंग द इक्विपमेंट्स। सही हो गया, ये दो चीजें। सही हो गया सर, पेपर एंड हो गया। ओके जी, आ जाओ भाई, होमवर्क सुन लो, फिर इसके बाद क्लास एंड करते हैं। सो तुम लोग ने अभी जो पेपर करने हैं वो तुम लोग के पास करने हैं, हमने जून 2020, ओके। एंड तुम लोग के जो दो वेरिएंट है तुम लोग वो करके आओगे, 41 एंड 43 में से, राइट? एंड आई थिंक मैंने कल कोई वेरिएंट दिया था, पता नहीं कौन सा था, सही है। एंड नवंबर का करके आओगे, नवंबर। ओए 42 तो मैं खुद करवा रहा हूँ बे, ऑल द 42 वेरिएंट मैं सारे क्लास में करवा दूँ, 41 एंड 43, राइट? अच्छा मैंने मार्च दिया था, सॉरी मार्च मैंने दिया था, मार्च का 42 दिया था, यस। अच्छा मलिया, आपका पेपर नहीं मिला मुझे, मलिया। मलिया आपने पेपर सॉल्व किया था? डिड यू ट्राई द ईयरली पेपर एट होम? Yes, sir. कौन सा? आपने जून 2020 का दिया था। पक्का सॉल्व किया था? ये ऐसे ही बचने के लिए बोल रही हूँ? नहीं सर, किया था। है, चलो, अगर आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन होमवर्क सुन लो प्लीज। जाने से पहले आपका जो होमवर्क होने वाला है, जून 2020 एंड 21, ओके, एंड अक्टूबर 2020, 21 एंड 22, ओके, इज दैट क्लियर?
Yes, sir. सही हो गया बेटा, ये सारे मुझे पेपर चाहिए। सही है, 3 पेपर तुम इन लोग को आपको दे रहा हूँ, 4 उनको दे रहा हूँ। ओके, चलो ये चारों पेपर करोगे तुम लोग, और इसका डेडलाइन जो है वो नेक्स्ट सैटरडे से पहले पहले तुम लोग ने करना है। ओके, एंड मैंने तुम लोग को बताया हुआ है कि मैंने मॉक लेना है तुम लोग का प्रॉब्ली नेक्स्ट 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 मैंने वेंसडे बताया हुआ है, राइट? नेक्स्ट से नेक्स्ट वेंसडे, कमिंग कमिंग वेंसडे के बाद वाला जो नेक्स्ट वेंसडे उसको मैंने मॉक लेना है। ओके, सो बी केयरफुल उसकी। मैंने सिर्फ पेपर 4 थ्योरी का मॉक लेना है, सिर्फ थ्योरी का मॉक लेना है। ओके, सो उसके अलावा एटीपी या वो सब नहीं देना मैंने, सिर्फ इसका मॉक लेना है, राइट? और वो बिल्कुल जो है ना उसकी एग्जाम टाइप एग्जाम उस पर होगा, राइट? एग्जाम पैटर्न पे मैंने लेना है। सही हो गया? सो चलें, चलें, टिल देन टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। Love. अल्लाह हाफिज़, बाय।